स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस कंबाइंड पढ़ना है आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिएगा। इसमें सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम। ये आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के एक सिस्टम दिया रहेगा, ठीक है। उसको हमें मैट्रिक्स के एप्लीकेशन से और डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन से सॉल्व करना है। तो पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। इसमें सबसे पहले वही मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे कई इक्वेशन लिखे हैं, सपोज कीजिए जैसे लिखा है आपका a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये सब आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक। इसको बोलते हैं आप लोग, क्या बोला जाएगा इसको? लीनियर इक्वेशन है, दो हैं तो इसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन का समुदाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है एक्स वाई। तीन इक्वेशन होंगे, तीन वेरिएबल होंगे, जो आपको यहाँ पे स्टडी करना है, जो पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है, इसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। इसमें दो आता है, एक आता है होमोजीनियस, दूसरा आता है नॉन होमोजीनियस। तो क्या होता है, इसे 3/3 का भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे हमने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, राइट। अब देखिए कई इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पहला पॉइंट, राइट। इसमें दो होता है, एक होता है आपका होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो टाइप होंगे, इसको आप बोलेंगे नॉन, अभी जो मैंने लिखा इसे बोलेंगे नॉन होमोजीनियस, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? एक होता है आपका होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये क्या होता है? ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब आप लोग समझ गए। ये देखिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, कई इक्वेशन दिए हैं ना, जिसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब लीनियर इक्वेशन का समुदाय, ठीक है, समूह। तो इसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऐसे आगे 4/4 मतलब 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन दिया रहेगा। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है नॉन होमोजीनियस और दूसरा होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? अगर इसके राइट साइड में सब जीरो हो जाएंगे, ये C1 C2 या D1 D2 D3 ये सब जीरो हो जाए, C1 C2 ये जीरो हो जाए और D1 D2 D3 ये जीरो हो जाए, इसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस, ठीक है। सब जीरो होना कंपलसरी है, जिसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। इट मीन्स जैसे ये लिखा है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। राइट में सब जीरो हो जाए, यहाँ पे D1 D2 D3 के प्लेस पे सब एक साथ जीरो हो जाए, इसे बोलेंगे होमोजीनियस। और जीरो नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे आप? नॉन होमोजीनियस। तो हमको जो पढ़ना है नॉन होमोजीनियस पढ़ना है, ठीक है। इसकी बातें हमें नहीं करनी है, इसकी बातें हमको नहीं करनी है। तो चलते हैं, हमको जो पढ़ना है वो आपका स्टडी करना है नॉन होमोजीनियस, ठीक। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ गए, इक्वेशन का समुदाय या समूह, लीनियर की बात कर रहे हैं, यही इसका एप्लीकेशन है, ये हमें सॉल्व करना है। तो आते हैं इसके बाद पहले पॉइंट पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझिए आप लोग क्या दिया गया। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, यहाँ लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एट मैट्रिसेस। तो इसको हम पहले एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। किसके फॉर्म में? मैट्रिक्स के फॉर्म में। उसमें डिटर्मिनेंट भी यूज़ होगा, भी देखिएगा। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन
सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू बी। बात समझिएगा, ax इज इक्वल टू बी। ठीक, ए क्या होता है? मैट्रिक्स जो इसके लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के कोएफिशिएंट से बनेगा। देखिए वेरिएबल के कोएफिशिएंट से आपको एडिटिव उतार देना है। देखिए जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई इसका कोएफिशिएंट a1 b1, यहाँ पे क्या है आपका a2 b2। ठीक है, तो कभी कभी इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा, बोल सकते हैं x क्या होगा? वेरिएबल से बनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या इस्तेमाल हुए हैं आपके? देखिए x और y, राइट। और लास्ट में कि जो राइट इज इक्वल टू लिखा है, इसके राइट में जाएंगे इज इक्वल टू, इस देखिए इज इक्वल टू यहाँ जाना है तो b मिलेगा आपको, b में आएगा आपका एक c1 एक c2। फिर से सुन लीजिए बातें ध्यान से। इसे बोलते हैं जो वेरिएबल है उसके बगल जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है उससे बनी हुई मैट्रिक्स, तो इसको बोलेंगे ना मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक, ये वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। राइट में कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है, देख रहे हैं इसे कांस्टेंट, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट से बना हुआ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है। तो हमेशा जब भी ये दिया रहेगा, हो सकता है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ मैं 2 लेके समझा रहा हूँ। कभी आपका 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दिया रहेगा, ठीक है, तो 2 की बात हो, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कहेंगे ये क्या हुआ, आपने क्या बताया, कैसे हमने लिख दिया, तो इसको हम उल्टा समझते हैं। ठीक है, लिखा है ax इज इक्वल टू क्या लिखा है b। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ax इज इक्वल टू क्या लिखा है b, ax इज इक्वल टू b, उल्टा समझिएगा। अगर a को लिखेंगे तो क्या आएगा, a1 b1, राइट, a2 b2। x को लिखेंगे तो क्या आएगा आपका xy, और यहाँ b जो है कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स क्या है आपकी c1 c2। समझ गए? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है आपका 2/1, 2 रो 1 कॉलम। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ठीक, तो जो आ जाएगा 2/1 की आएगी। कितने की आएगी? 2/1 की। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1x राइट प्लस b1y प्लस b1y, राइट, एक ही एक कॉलम। अब नीचे आ जाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a2x प्लस b2y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका c1 c2। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ। ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a1x राइट प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड दूसरा आ जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक, चलिए अभी बता रहे हैं हमने क्या आपको समझाने की कोशिश किया। तो ठीक है, हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब इक्वेशन का क्या होगा, समूह। देखिए 2 इक्वेशन है इनका सिस्टम, ऐसे मैंने बताया 3 इक्वेशन होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल होंगे ना, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ क्या बोला जाएगा, इक्वेशन। इक्वेशंस का क्या है, ये सिस्टम है, राइट। एक हमने बताया होमोजीनियस, दूसरा बताया नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो ये हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, c1 c2 जीरो नहीं होंगे। अगर होमोजीनियस होता तो दोनों क्या होते हैं आपके, जीरो होते। फिर मैंने बताया इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a क्या होता है, जैसे पहले देखिए नाम जो है वही काम करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, वेरिएबल। तो a क्या होगा, कोएफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स। ठीक है, a1 b1 वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है एज इट इज लिख देना है, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2 एज इट इज लिख देना है। जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट लगा है उससे बनी हुई मैट्रिक्स। यक्स क्या होता है, वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल से बनी हुई मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। और राइट में देखेंगे यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया हुआ है राइट में, इसको हमें राइट में लिखना है b, और b इज इक्वल टू क्या होगा, c1 c2। ठीक, मैंने ऐसा लिखा।
कांस्टेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फिर हमने कहा कि हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या आपको समझ में आया? अब देखिए अगर हम इसको इस सॉल्व करते x = b को, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसको अगर हम सॉल्व करते तो यही तो सॉल्व करते, तो यहाँ से हम इस स्टेप पे पहुँचते। अब बाई इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या देखिए वही चीज़ आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से उठाया ये इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आपका क्या आ जा रहा है, देखिए ये आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले लिख दिया है, इसलिए क्योंकि टाइम बहुत लगेगा समझाने में। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज़ समझा दिया, दी हुए नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपको पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसको आप समझ लिए। फिर आ जाइए आप क्लास 10th में, आपने पढ़ा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपने जो पढ़ रखा है, आपने पढ़ा 3 टाइप की इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ये सब मैंने लिखा है, मैं समझाते हुए जा रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिएगा क्या बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहले पॉइंट पे आइए, आपने पढ़ा होगा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = क्लास 10th की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने 3 केसेस पढ़े होंगे, देखिए मैंने केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड डाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम अगर 2 इक्वेशन लिए हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन आप देखिएगा, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। चेक कर लीजिएगा, x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखा है, y की वैल्यू क्या लिखा है, 2 - k। और इस केस में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखा है नो सोल्यूशन, क्या लिखा है आपका, नो सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इस केस में लिखा है नो सोल्यूशन, मैं लिख दे रहा हूँ, भी लिखा नहीं था, ठीक है। तो आपको याद होगा, हमने यहाँ ग्राफ से भी पढ़ा है क्लास 10th में कि 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक होता है यूनिक सोल्यूशन निकलता है, एक क्या निकलता है आपका, यूनिक सोल्यूशन। और जब उसका आप ग्राफ अगर ट्रेस किए होंगे तो यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई दे रही है, जो किस पॉइंट पे काट रहा है, 1 1। दोनों ग्राफ ड्रा कीजिए, किस पॉइंट पे काट रहा है, 1 1, क्योंकि यहाँ जो बताना चाह रहे हैं कुछ और है, ठीक है। एक केस में होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, जिसे बोलते हैं कोइंसिडेंस का केस बोलते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, यहाँ पे क्या होते हैं, जो सोल्यूशन का नेचर होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। एक नहीं, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, ये आप पढ़ चुके हैं, कैसे निकाला जाता है, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और यहाँ पे एक केस आपने पढ़ा होगा, जब दोनों लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल, तो इस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन, ठीक है। एक केस आपने ये पढ़ा, एक केस ये पढ़ा, एक केस ये पढ़ा। हमें जो यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से डिस्कस करना है वो यूनिक सोल्यूशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, यूनिक सोल्यूशन, यही एक केस की बात करनी है, ठीक है। मगर आप तीनों केस जानते हैं, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन कराएंगे, आपको रिजल्ट बताएंगे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहले केस में याद होगा a1/a2 = not b1/b2, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरे केस में याद होगा जब कोइंसिडेंस लाइन का केस होता था, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। इस केस में याद होगा, इस केस वाला a1/a2 = b1/b2 बट नॉट = c1/c2, ये पैरेलल का केस होता है जिसमें नो सोल्यूशन होता है। तो यहाँ से क्या समझाने जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट आपको नोट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम किसे बोलते हैं। व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, देखते जाइएगा। कंसिस्टेंट सिस्टम किसे बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम, ये किसे बोला जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसे क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अभी समझा दिए थे। ये देखिए यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्यूशन रखेगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर सोल्यूशन रखता है, इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। सोल्यूशन रखने का मतलब देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हुआ, अगर ये सोल्यूशन रखेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी, जिसे बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिक, एक होता है इनफाइनाइट। जैसे यहाँ केस देख सकते हैं, इस केस में यूनिक सोल्यूशन है, राइट, जब a1/a2 = not b1/b2। बट इस केस में देखेंगे आप इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कब, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। 2 टाइप के सोल्यूशन होंगे, या तो हमारे क्या होंगे, यूनिक होंगे, या तो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। इसकी डिफिनीशन ये है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिख रहा होगा, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent, is said to be
कॉन्सिस्टेंट कब बोलेंगे? इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ इट्स सॉल्यूशन से क्या करे? एग्जिस्ट करे। ध्यान सुनिएगा, सॉल्यूशन क्या करे? एग्जिस्ट करे। अब ये क्लियर होना चाहिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने मतलब वेरिएबल की वैल्यू आए, तो ये अभी आपको क्लियर होना चाहिए। सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, देखिए आपने पढ़ रखा है पहले से, या तो यूनिक होंगे या तो क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। यहाँ लिख सकते हैं यूनिक और इनफाइनाइट, यूनिक और इनफाइनाइट। सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, यूनिक और इनफाइनाइट। जो आपने पढ़ रखा है मैं उसी से रिलेट कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सिस्टम को क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट। कहीं कहीं लिखा होगा यूनिक ना लिख के वन आर मोर देन वन, वो भी बात सही है, वन आर मोर देन वन, चाहे बोलिए यूनिक और इनफाइनाइट। तो इस केस में देख रहे हैं इन दोनों केस में यूनिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन आ रहा है। इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मगर सोल्यूशन आ रहा है किस केस में? ये देखिए बगल डिस्कस किया गया है। जब लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंस होंगी, और जब यहाँ पे क्या होगा? a1/2 = नॉट b1/2। एक केस ऐसा भी आता है जब सोल्यूशन नहीं आता है। इस केस को देखिए, हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं बेटा, फिर से बता रहे हैं। एक केस ऐसा होता है जब सोल्यूशन नहीं आता है। इस केस में देखिए कब? जब a1/a2 = b1/2 बट नॉट c1/c2। यहाँ से सब चेक कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो सोल्यूशन नहीं आता, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जब सोल्यूशन नहीं आता तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेगा? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हुआ आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ड डालना है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा? इफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन ना है, सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। ये देखिए इस केस में आपने पढ़ा होगा, जब पैरेलल लाइन होती हैं तो एक दूसरे कभी काटेंगे नहीं, तो सोल्यूशन नहीं आता है। इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। तो एक होता है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट। सोल्यूशन आएगा, चाहे वो एक आए, चाहे एक से ज़्यादा आए, चाहे इनफाइनाइट है, तो क्या बोलेंगे? कॉन्सिस्टेंट। और सोल्यूशन नहीं आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक, तो मैंने बेसिक बातें की, हमको यही पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। अगली बार आते हैं कि हम अब सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, और किसकी बात करेंगे यहाँ पे? यूनिक सोल्यूशन। वलीवन किसकी बात होगी? यूनिक सोल्यूशन। मगर आपके सिलेबस में दिया है कॉन्सिस्टेंटी और इनकॉन्सिस्टेंट चेक करने के लिए कहा गया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब सोल्यूशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हम तीनों देख लीजिए, यही तीनों लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीनों केस अब मैं ग्राफ हटा के तीनों केस फिर से लिख रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे बात हो गई हमारी, अभी मैंने केस डिस्कस किया था, यूनिक की बात हो गई, इनफाइनाइट की बात हो गई। देखिए यूनिक सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बोला जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट है, क्या बोलेगा? किस, मगर हमें यूज़ करना है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मेडिसेस, हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अब चलते हैं, इसका यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या है इसके यूज में, कैसे क्या करना है। तो एक चीज़ आपने सीख लिया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन अभी भी लिखा है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax = b के फॉर्म में। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है हमें कॉन्सिस्टेंसी चेक करने की, और कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे ax = b के फॉर्म में, देखिएगा ध्यान से, तब इसको हम लगाने जा रहे हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की मेथड से। तो यहाँ पे दो केस राइज होगा। पहला केस होगा, और मैं सोल्यूशन भी निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। पहला केस होगा जब डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। एक केस होगा जब डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, जब नॉन जीरो होगा तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है आपका? यूनिक सोल्यूशन। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, चेक कराते हुए सब लिख रहा हूँ। इस केस में क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। और डिटरमिनेंट a की वैल्यू जब जीरो होगी, ये यूनिक सोल्यूशन का 100% है। अब कहेंगे सर कैसे आप बता रहे हैं, वेरीफाई कीजिए। तो देख लीजिए, अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ए आप बना सकते हैं, अभी बताए थे कोएफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ए बनाएंगे तो देखिए यूनिक सोल्यूशन लिखा हुआ है 1 2 1 1। देखिए ये आएगा 1 2 राइट 1 1। चलिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? 1 - 2 = नॉट 0। -1 आएगा ना, -1 कहाँ 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं है, 1 - 2 आएगा राइट।
तो इस केस में देख सकते हैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो है, तो मैंने बताया इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यही हमें स्टडी करना है, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बताइए जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो की, सिस्टम क्या हो जाएगा, सोल्यूशन रख रहा है, यूनिक सोल्यूशन रख रहा है, तो सिस्टम क्या बोला जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। इस केस में सिस्टम क्या बोला जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। क्लियर। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो होगी। इन दोनों केस में देख लीजिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इस केस में जाइए, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा या तो नो सोल्यूशन आएगा। देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, ये केस फर्स्ट डाल दीजिए, ये सेकंड डाल दीजिए, ये थर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट केस की बात हुई है, अब यहाँ पे सेकंड केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में जब आप आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 2 1 2, राइट। और थर्ड केस में जब आएंगे, थर्ड केस में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 2 4, 1 2 2 4। ठीक है, 1 1 2 2 1 2 2 4। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू देखिए आप क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2 1 जा 2 -2 0, ये भी वैल्यू क्या आ रही है, 0। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। इन दोनों केस में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम उठता है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी तो एक केस में देख रहे हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन है, एक केस में नो सोल्यूशन है। मतलब इस केस में सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। तो हमें चेक करना है सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसमें तो क्लियर हो गया कंसिस्टेंट होगा, मगर इस केस में हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। तो अभी कैसे चेक करें कि हमारा सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे दो रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए दोनों आ रहा है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0, तो ये दोनों केस हैं, तो नो सोल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट, अब इनफाइनाइट सोल्यूशन कॉन्सिस्टेंट। तो इस केस में तो क्लियर हो गया, यूनिक होगा, इस केस में दो होंगे। तो अब दोनों केस को हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए क्या एक रिजल्ट बना दिया गया, क्या बनाया गया, देखिए जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो आप दो चीज़ों को चेक करेंगे। अब देखिए क्या दो चीज़ें आपको निकालनी, ध्यान सुनिएगा, क्या दो चीज़ें आपको निकालनी। आपको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। इसमें भी दो केस मैंने इन्वॉल्व कर दिया, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है, और एक निकालना है आपको यहाँ पे फिर दोबारा वही निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी, ये निकालेंगे आप। इसको निकालने के बाद करना क्या है, अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाता है, या तो नल मैट्रिक्स आएगा या तो नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो सिस्टम हमारा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट तो होगा, मगर सोल्यूशन कैसे होंगे, ये वाले केस होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। याद रखिएगा, सिस्टम हमारा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट, सोल्यूशन क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। इस केस में आते हैं जब ये वैल्यू नहीं आएगी 0 के बराबर, नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसलिए मैंने सब लिखा हुआ है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंट। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है, दो पॉसिबिलिटी, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा या तो नो सोल्यूशन आएगा। तो हमने कहा अगर ये वैल्यू आप निकाल रहे हैं, नल मैट्रिक्स आ रही है तो कंसिस्टेंट होगा, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इसको निकाल रहे हैं, अगर नॉन जीरो आ रहा है, सिस्टम क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। अभी मैं चेक करवा दे रहा हूँ तुरंत आपको, ठीक है। अब देखिए कैसे चेक करवाते हैं, यहाँ देखिए, चलिए हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। किस केस के लिए है, आपको क्लियर हुआ, यहाँ लिखा है, ये इस केस के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ए आप जानते हैं, निकाल सकते हैं डायरेक्ट, मैं लिख रहा हूँ एडजॉइंट ए इंटू बी। देखिएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेकेंड केस, इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात, जब सिस्टम हमारा क्या हो, कॉन्सिस्टेंट। तो जो यहाँ पे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, जो यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट आएगा वो आ जाएगा 1 1 2 2, जब मैट्रिक्स आएगी, सॉरी 1 1 2 2 आएगी। इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट आ रहे होंगे सारे। इसका हमें क्या निकालना है, वीडियो ये बस खत्म हो जाए ना, वीडियो पुश हो जाए ना, खत्म। तो निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट इंटू क्या निकालेंगे, बी। तो ये देखिए 1 1 2 2, ये ए निकल गया आपका। अब चलिए इसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो अगर याद हो तो इसमें जो है आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 2 क्या बन जाएगा, 2 1, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, याद है, -1 -2।
बी मैट्रिक्स क्या बनेगी, राइट में देखिए ले जाके 2 4 बनेगा, 2 और 4, टू और 4 राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए रो बाई कॉलम, तो क्या आएगा देखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए 2 2 जा 4 -4 0, यहाँ पे आएगा आपका 2 2 जा 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो यहाँ कीजिए -4 + 4, राइट में 0, तो क्या है आपका देखिए ये है आपका नल मैट्रिक्स। देख रहे हैं, इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कैसे सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं जब नो सोल्यूशन आएगा, यहाँ लिखा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, नॉन जीरो आनी चाहिए। तो चलते हैं इस केस की बात कर लेते हैं। इस केस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, चलिए ये थर्ड केस है, मैट्रिक्स से आपका जो बनेगा 1 2 2 4, राइट। जब आपका है A1/A2 इन नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस वाला केस है, तो एडजॉइंट ए इंटू क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या आएगा आपका, इंटरचेंज करेंगे 4 1, साइन चेंज करेंगे -2 -2, राइट। और बी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ आप क्या बनेगा देखिए 4 12, क्या बनेगा 4 और 12, चलो मल्टीप्लाई कीजिए क्या आता है, तो आएगा 4 4 जा 16, माइनस कितना आएगा, ये कुछ कहीं गलत हो रहा है यार, ठीक है सही है, ये आएगा आपका 16 माइनस कितना आएगा 24, तो 16 - 24 कितना आ गया आपका -8, और यहाँ पे आ जाएगा -8 + 12, तो कितना आएगा 4, ये क्या होगा आपका नॉन जीरो। ये देखिए नॉन जीरो आया, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट, इट मीन्स नो सोल्यूशन। चलिए अब आगे हम फिर बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ें समझ गए। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 होगा, होमोजीनियस और क्या होगा नॉन होमोजीनियस। हमने होमोजीनियस के बारे में बताया, वो पढ़ना नहीं है, नॉन होमोजीनियस पढ़ना है। नॉन होमोजीनियस वाले में 3 केस आप क्लास 10 से पढ़ते जा रहे हैं, नीचे कंडीशंस लिखी हुई हैं, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। मैंने एक केस डिस्कस किया, इस फॉर्म में लिखने के बाद आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो नॉन जीरो आई तो सिस्टम यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस केस में सिस्टम क्या बोला जाएगा, कॉन्सिस्टेंट, और यही हमको पढ़ना है। इसके बाद ये चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, केवल चेक करना है कि सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। फिर 2 ही केस होगा, नॉन जीरो, एक होगा जीरो। जब जीरो वाली बात आई तो हमने कहा उसमें आप ये वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, या तो नल मैट्रिक्स आए या तो नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। अगर नल मैट्रिक्स आएगा तो कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट होने के बावजूद सिस्टम कैसा सोल्यूशन रखेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो हम लोग आ गए थे इस केस पे, ठीक है। हमने यहाँ चेक भी करवाया था आपको, इसकी वैल्यू क्या आई थी, नल मैट्रिक्स। एक केस में इसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी, सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट होगा। इसकी बात मैंने किया, जब पैरेलल लाइन से बोलते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। तो नॉन जीरो पे ध्यान दीजिएगा, नो सोल्यूशन है, और जीरो पे है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट, और नॉन जीरो पे नो सोल्यूशन, मतलब इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमें चेक करना है। तो यहाँ पे चीज़ें हटा के दोबारा लिख दे रहे हैं। तो आ जाते हैं, जो टर्म हमने डिस्क्राइब किया उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे आज, और यहाँ पे आपको चेक करना है केवल कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया पूरा डिटेल यहाँ से। अभी हम चेक करने जा रहे हैं केस फर्स्ट, नॉन जीरो पे हमारा क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट। ये क्लियर हुआ, जिसमें लिखा था आपका यूनिक सोल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट। इस केस में क्या था आपका, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट था, मतलब यूनिक सोल्यूशन था। तो यही हमको आगे पढ़ना भी है। इस केस में क्या था, मैंने 2 केस डिस्कस किया, ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.6 के कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। उसमें आपको चेक करना है कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, केवल आपको ये चेक करना है कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट। x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3, 2x + 3y = 3, ठीक है। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ax = b के फॉर्म में। इट कैन बी रिटेन
इट कैन बी written in the form of ax is equal to b, where a is equal to क्या होगा, कोफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स 1, फिर जैसे y कोफिशिएंट 2, फिर 2 और 3, ये आपको लिख देना है, राइट। अब अगला पॉइंट क्या आएगा आपका, केवल हमें कंसिस्टेंटी चेक करनी है, तो हमें x और उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, x और b ये सब नहीं लिखना है, केवल a की वैल्यू लिखनी है। अब डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, बी भी ज़रूरत पड़ सकती है, बी भी लिख दीजिए, एक्स भी लिख दीजिए, एक्स क्या होगा एक्स वाई, और बी क्या होगा आपका कोएफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स, कांस्टेंट से बनी हुई मैट्रिक्स, राइट में जो लिखा है 2 3। अभी चेक करना है कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले केस हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे, अगर नॉन जीरो आ गया ठीक है, नहीं तो इस केस पे चलेंगे, जीरो आया तो ये एवेल्यूएट करना पड़ेगा आपको। डिटरमिनेंट ए निकालिए, तो ये है डिटरमिनेंट ए, साइन चेंज कीजिए 1 2 2 3, तो वैल्यू क्या आएगी 3 1 3 -4, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई -1, जो कि क्या है नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होगा, देखिए लिखा है ना यूनिक सोल्यूशन, अभी समझाए थे। यूनिक मतलब एक्स वाई जेड की यूनिक एक एक वैल्यू होगी, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्सिस्टेंट। सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हुआ आपका, ये हमारा क्या बोला जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। क्या बोला जाएगा आपका, कॉन्सिस्टेंट, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए आप, अच्छा क्वेश्चन दिए हैं, सेकंड में आएंगे आप, तो यहाँ दिया है 2x - y = 5, x + y = 4। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स 2 - 1 1 1, x क्या होगा वेरिएबल से बनी मैट्रिक्स x y, और b क्या होगा कांस्टेंट 5 4। इसको हम एवेल्यूएट करेंगे डिटरमिनेंट ए, तो यहाँ पे आएगा 2 - 1 1 1, तो आएगा 2 1 जा 2, ये -1 1 तो +1 हो जाएगा, -1 होगा माइनस साइन +1 3, जो कि क्या होगा नॉन जीरो। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हुआ ये हमारा क्या हुआ, कॉन्सिस्टेंट, राइट। अभी आपको ये केस भी मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया है आपका x + 3y = 5, 2x + 6y = 8, राइट। अब इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ax = b के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 3 2 6, x हमारा हो जाएगा x y, और b हमारा हो जाएगा 5 6, कांस्टेंट टर्म, राइट। डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट आपका आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा 1 3 2 6, साइन चेंज कर दीजिएगा, मैट्रिक्स के साइन से किस में बदल दीजिएगा, डिटरमिनेंट में। तो 6 1 जा 6 -6, वैल्यू क्या है 0। तो अब यूनिक तो नहीं हुआ, अब इस केस में पहुँच गए केस सेकेंड में। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए × बी निकालेंगे। चलिए दोनों केस में एडजॉइंट ए निकालना है, चलो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट ए, राइट, एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो डायरेक्ट हमने बोला था इसको आप इंटरचेंज कर देंगे, 6 1 यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, -2 -3, याद आया। अब इवेल्युएट करेंगे एडजॉइंट ए × बी, क्लियर हो जाएगा। अभी कॉन्सिस्टेंट है कि दोनों केस में यही इवेल्युएट करना है। एडजॉइंट ए क्या है आपका 6 -3 -2 1, राइट, इंटू बी क्या है आपका, ये देखिए लिखा हुआ है 5 6, ठीक है। तो इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो मैट्रिक्स में यहाँ क्या पा जाएंगे आप, फाइंड आउट होगा आपका 30 - 18 12, 30 - 18, राइट, 12 यहाँ होगा -10 और +6 -4, तो क्या आएगा, ये कर लीजिएगा 6 5 30 -36 18 12, और ये हो गया आपका -10 +6 -4, राइट। ये केस आ गया, देखिए। तो क्या होगा, नो सोल्यूशन, इसका मतलब दी कॉन्सिस्टेंट, नो सोल्यूशन हुआ, सिस्टम क्या हुआ आपका, इनकॉन्सिस्टेंट। और वैसे भी आप चेक कर लीजिए, ऐसे मैं चेक करा दे रहा हूँ, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट = c1/c2। देख लीजिए a1/b2 1/2, b1/b2 1/2, और c1/c2 निकालेंगे
तो -5/8, इसको राइट लेफ्ट में लाएंगे ना, -0 लिखेंगे ना, ऐसा लिखते हैं। तो ये वैल्यू आएगी, एक आएगी -5/-8, तो कैंसिल होकर क्या आएगा 5/8, तो वही चीज़ हुआ। ठीक है, इस केस में क्या होगा, सिस्टम नो सोल्यूशन, पहले लाइन वाला केस है, तो ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस बार ये केवल हम चेक करने के लिए बता रहे थे कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। अच्छा, 3/3 कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसको कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक है, मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दिखा हुआ है आपका x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2 एंड ax + ay + 2az = 4, राइट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए, कोएफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स ए निकालेंगे, सॉरी। तो ये आएगा आपका 1 1 1, ये आएगा 2 3 2, अगला आएगा a 2a। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, x वेरिएबल मैट्रिक्स, ये क्या आएगा आपका x y z, और यहाँ पर लास्ट में निकाल लेंगे हम b कांस्टेंट वाला, ये आएगा 1 2 4, राइट। हमें चेक करना है सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। चलिए डिटर्मिनेंट ए को एवेल्युएट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 1 1, 2 3 2, a 2a, राइट। एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, मगर वो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस बार सिलेबस से प्रॉपर्टी कटा हुआ है। अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इस थर्ड रो से ए को कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है। ए को जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 1 1, 2 3 2, 1 1 2, राइट। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए क्या आएगी। जीरो भी बनाएंगे मगर प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करते हैं, मैंने केवल ए को बाहर ले लिया है, इतना समझ लीजिए, इतना कर सकते हैं आप। और नहीं लेना है छोड़ दीजिए, हटाइए, डायरेक्ट स्पेंड करते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्ट स्पेंड करते हैं क्योंकि इस बार प्रॉपर्टी आपके सिलेबस से हटा हुआ है, तो क्वेश्चन ये मान लीजिए आ गया तो प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 के साथ क्या आएगा, देखिए ये कैंसिल, 6a - 2a, तो कितना आएगा 4a, 6a - 2a 4a, -1 को फैक्टर साइन -1, इसके साथ आएगा आपका 4a - 2a, 4a - 2a, तो आएगा 2a, और लास्ट में आएगा +1, इसके साथ क्या आएगा, ये कैंसिल 2a - 3a, तो आएगा -a। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4a - 3a क्या आया a। अब ए के बारे में दिया होना चाहिए, ए के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो कोई नंबर आया, ए के बारे में नहीं दिया है तो नॉन जीरो लिखिए। क्या करेंगे आप, देयरफॉर सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि ए के बारे में ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है। सिस्टम हमारा हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। आते हैं अब हम अगले पॉइंट की तरफ, जो इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है, हमने कहा केवल ये केस पढ़ना है आपको, और भी हम इस क्वेश्चन को करा के दिखा रहे हैं सॉल्यूशन निकाल के। चलिए पहले कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आपको इस फॉर्म में लिख देना है, फिर डिटर्मिनेंट है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। ये सॉल्यूशन होता क्या है, कैसे निकालें। तो पहला चीज़ है, सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है। सॉल्यूशन निकालने का मीनिंग हुआ है आपको x y की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की, ठीक है, यही निकालना है। अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, ax = किस फॉर्म में लिखा है, b के फॉर्म में, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x y की, मतलब ये वेरिएबल वाली मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, दो चीज़ें मैंने बताया था, प्री मल्टीप्लायर एंड पोस्ट मल्टीप्लायर। क्यों करते हैं, कई बार मैंने बता दिया। हमें यहाँ से a हटाना है, तो हम जानते हैं अगर इसमें इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो a इन्वर्स और a मिल के i हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें x लाना है। तो दो चीज़ याद रखिएगा, प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर पहले करते हैं लिखेंगे प्री, अब बाद में करते हैं क्या लिखेंगे, पोस्ट। ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्री मल्टीप्लाई बाई a इन्वर्स। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि आपको क्या लाना है, x। तो पहले जो लिखा था वो लिख दीजिए ax, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई a इन्वर्स, राइट। b प्री मतलब पहले करना है a इन्वर्स, ये मत कर दीजिएगा, b के राइट में मत लिख दीजिएगा, ठीक है। प्री मतलब पहले a इन्वर्स, राइट। अब यहाँ पे एक एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, a इन्वर्स इंटू a को साथ में ले लेते हैं, x = a इन्वर्स b। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।
क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इस केस में होल्ड करता है। क्यों, याद है, ए बी इंटू सी को लिख सकते हैं ए बी इंटू सी और लिख सकते हैं ए इंटू बी सी। तो मैंने रिक्वायर्ड के हिसाब से यक्स लाना था, इसको एक साथ ले लिया, राइट। अब ये दोनों मिल क्या हो जाएंगे, आई इंटू एक्स इज इक्वल क्या होगा, ए इनवर्स बी। क्योंकि रिजल्ट आप जानते हैं, किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आई इंटू एक्स हो गया। अब अगला रिजल्ट जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स इंटू वाई, यक्स आया, यक्स इज इक्वल क्या हो गया, ए इनवर्स बी। ये किस केस की बात हुई, जब यूनिक सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन कैसा होगा आपका, यूनिक। ठीक है, हमने कहा यही आपको पढ़ना था, ये यूनिक की बात मैं कर रहा हूँ। जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो, तो सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी, राइट। इस केस में जो सोल्यूशन आ गया तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हटा के, समझ गए। हमें पहला स्टेप देखना, एक्स इज इक्वल टू बी वेरिएबल सोल्यूशन, मतलब वेरिएबल एक्स वाई की निकालनी है, तो हमें एक्स चाहिए। इस वजह से हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से। ए इनवर्स से मिल क्या हो गया आपका आई एक्स मिल के आ गया, एक्स ये आ गया। ठीक है, तो इस केस में याद रखिएगा जो सोल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल क्या होता है, ए इनवर्स बी। कब, ये पूरा अभी भी लिखा हुआ मैंने हटाया नहीं है। इस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा, ये इस केस में जो सोल्यूशन होगा, केस फर्स्ट ही की बात हो रही है, यही पढ़ना है, एक्स इज इक्वल क्या होगा, ए इनवर्स बी। चलिए अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देखिएगा इसका सोल्यूशन आया था x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1। अब कैसे मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, और दूसरा दिया है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, हर क्वेश्चन लिखना है दी मैट्रिक्स के फॉर्म में। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन, इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। और कुछ नहीं करना, ए कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स 1 1 2 1, राइट। बी एक्स वेरिएबल से बनी मैट्रिक्स एक्स वाई, और बी कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 0, राइट में जो कांस्टेंट दिया है उससे बनी हुई मैट्रिक्स। ओहो, जब लिखना है आपको 3, तो यहाँ पे आएगा 2 3। जनरल तरीके से सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, वाई की वैल्यू 1, 1 + 1 2 इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन यही आएगा 1 1, मगर इससे सॉल्व करना है। अब आइए सोल्यूशन वाले स्टेप पे चलते हैं। सोल्यूशन वाले स्टेप पे ध्यान देंगे, क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल क्या लिखा है, ए इनवर्स बी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए। क्यों, यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, स्टेप सुनिएगा। ए इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। ठीक है, तो हमको क्या क्या इवेल्यूएट करना पड़ेगा, सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। बी तो मालूम है आपका, बी दिया है, तो ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्या निकलेगा, ए इनवर्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि ए इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट है डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट है। और क्यों इनवर्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। एक्स पता है, बी पता है, ए इनवर्स नहीं पता है। तो चलते हैं सोल्यूशन स्टेप में। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो आपका आएगा 1 1 2 1, तो वैल्यू आएगी 2 - 1 माइनस, ये देखिए 1 - 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक, अब ठीक चलते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं एक लाइन में। एडजॉइंट ए हमने बताया था क्या होगा, ये मैट्रिक्स होगी, किसको इंटरचेंज करेंगे आप, इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, -2 एंड -1। ठीक है, अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। एक्स इज इक्वल क्या लिखा है, देखिए ए इनवर्स बी, क्या लिखा है, ए इनवर्स बी। ठीक है, अब एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, क्या राइट में जगह नहीं, यहाँ आप समझा रहे हैं। ठीक है, इतने में सोल्यूशन देखिए, आइए एक्स इज इक्वल क्या लिखा है आपका, ये ए इनवर्स निकाल लीजिए। ए इनवर्स हमारा आ जाएगा, ठीक है, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट। तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए 1 डिवाइड बाई -1 इंटू एडजॉइंट ए कितना है आपका 1 -1 -2 1। चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, इससे बहुत कुछ अंतर नहीं होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आसान है यहाँ पे। तो ये आएगा -1, ये आएगा +1, ये आ जाएगा आपका +2, ये आ जाएगा -1।
राइट। अब सोल्यूशन लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी। एक्स क्या होगा, एक्स वाई, ए इनवर्स क्या होगा आपका, देख लीजिए आपने निकाला है -1 1 2 -1 -1 1 2 -1, राइट। और बी आपका क्या दिया है, बी आपका दिया है 2 3, क्या दिया है 2 3। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, रो बाई कॉलम कीजिए तो आ जाएगा -2 + 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट, सॉरी बेटा, -2 + 3 1 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट 2 × 4 -3 1, ठीक है। तो बस लास्ट में लिख दें बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ये देखिए दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी से ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 और वाई की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये आपका मेथड होगा सॉल्व करने का, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन 3/3 को लेके चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो पहली लाइन क्या होगी, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ अभी आपको समझा दिया गया था ए एक्स इज इक्वल टू बी। पहले ए आया, ए लिखिए, तो पहले क्या आ रहा है कोएफिशिएंट 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, राइट। फिर एक्स लिखेंगे वेरिएबल से बनी मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, फिर बी लिखेंगे कांस्टेंट वाला राइट में 4 0 2। तो हमारा हो गया एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा आपका, सोल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, राइट। एक्स पता है, बी पता है, एक्स पता है, बी पता है, ए इनवर्स नहीं आपको पता है, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है, ए इनवर्स हमारा होता है 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट है इंटू क्या होता है, एडजॉइंट है। तो हम पहले स्टेप में निकालेंगे डिटर्मिनेंट है, अगले स्टेप में निकालेंगे एडजॉइंट है, ठीक। ये आपको बता दिया गया था, अलग से पूरी वीडियो बनाई गई। डिटर्मिनेंट है बताइए क्या होगा। तो स्टेप फर्स्ट में हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। इसकी वजह निकालेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो 1, ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 1 -3, तो 1 + 3 हो जाएगा। कोफैक्टर साइन प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस होगा तो +1 आ जाएगा। ये कैंसिल है, कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2 -3 2 + 3 आ जाएगा, राइट। लास्ट में +1 होगा तो ये कोफैक्टर साइन आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 1 1, राइट। जिस रोज जिस कॉलम पड़ रहा है उसको कैंसिल करने के बाद 2 - 1, तो वैल्यू आई 4 प्लस कितनी आई 5 + 1 तो आई 10। वैल्यू कितनी आई आपकी 10, ठीक। मतलब इनवर्स इसका निकलेगा, वैसे भी हमको पढ़ वही रहे हैं। अब चलते हैं, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, केस फर्स्ट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 10 आ गई है, ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ये देखिए, यहाँ देखिए एडजॉइंट ए निकालेंगे यार हम। एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जो निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के कोफैक्टर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज होगा। इंटरचेंज रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रो, राइट। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो A11 A फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, A21 A22 A23 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, A31 A32, लास्ट वन आएगा A33, राइट। ये इवेल्युएट करना है आपको। तो चलिए डिटर्मिनेंट ए के हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं। 9 निकलेगा, देखिएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, राइट। लास्ट में आएगा A31, ठीक है, A32 और क्या आएगा A33। हमने बताया था, ट्रिक बताया था, अब माइनर बहुत यूज करेंगे। चलिए कोफैक्टर साइन क्या होगा इसका, प्लस प्लस माइनस प्लस, कोफैक्टर साइन प्लस, इसके बाद माइनस, इसके बाद कोफैक्टर साइन क्या आएगा प्लस। इसी प्रकार से हम कोफैक्टर साइन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्लस माइनस प्लस, 1 जिस रो जिस कॉलम पड़ा इसको हटाएंगे तो 1 और +3
तो ये क्या आएगा आपका 4, क्या आ गया 4, राइट। ये आपका एक कोफैक्टर साइन आपका आ गया है माइनस, जिस रो जिस कॉलम पड़ा उसको हटाइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका निकालना है, इसको हटाएंगे तो 2 1 जा 2 और -3, तो 2 + 3 5 आएगा, तो आउटपुट कितना आ गया -5, राइट। A13 निकालेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2 -1, तो कितना आएगी वैल्यू 1। तो A11 कितना आ गया 4, A12 कितना आ गया आपका -5 और 813 कितना आ गया आपका 1। सिमिलरली आप इवेल्युएट करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A21 निकालिए, मैं यहाँ से अब डायरेक्ट सब वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते, समय लगता है भले, ठीक है। चलिए कोफैक्टर साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस के बाद प्लस होगा कोफैक्टर साइन। A21 निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, माइनस। अब जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको हटाइए, ये 2 इसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 तो इवेल्युएट करेंगे, फाइनली कितना आ जाएगा 2, माइनस है ना यहाँ पे, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू हो गई A21 की। A22 को निकालिए, कोफैक्टर साइन प्लस आएगा, इवेल्युएट कीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़िए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 -1 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 -1, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, राइट। चलिए A23 निकालिए, कोफैक्टर साइन -1/2 + 3 माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 + 1 वैल्यू कितनी आई -2, ठीक है। ये वैल्यू किसकी हो गई A23 की। सिमिलरली आप इतना कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A31, कोफैक्टर साइन क्या आएगा प्लस आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 3 -1, तो वैल्यू कितनी आई 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस, राइट। इसका कोफैक्टर साइन क्या आएगा प्लस माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब इवेल्युएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये इसका निकालना है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, -3 -2, तो -3 -2, तो -5 क्या होगा +5, -5 क्या हो जाएगा आपका +5। लास्ट में A3 से निकालेंगे तो वैल्यू आएगी कोफैक्टर साइन प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये कैंसिल होगा आपका 1 + 2 वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आप निकाल लीजिएगा, नीचे नहीं दिख रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। अब चलिए A11 A12 A13 की वैल्यू रखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पर रख देते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। वैल्यू क्रम से निकाली गई, हमने बताया था, कई बार बता दिए। वैल्यू क्या है, 4 - 5 1, 4 - 5 1, ठीक है। अगला आया 2 0 -2, 2 0 -2, अगला आया आपका 2 5 3, राइट। अब इसका ट्रांसपोज, इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो रो कॉलम को चेंज करेंगे, तो हमारा आएगा 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। ठीक, तो हमारा निकला एडजॉइंट है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे A इनवर्स क्या होता है, अब यहाँ निकाल रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आ गई है 10, ध्यान दीजिएगा। अब अगले स्टेप में निकलेगा A इनवर्स, उसके बाद लास्ट स्टेप में निकलेगा सोल्यूशन, इसको हटा दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आई है आपकी 0। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, A इनवर्स की। A इनवर्स क्या होता है, 1 / डिटर्मिनेंट A इंटू क्या होता है एडजॉइंट A, बताया कैसे स्टेप में पढ़ना है, इसको निकाल लिया आपने, इसको अब इस पर बात करेंगे। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आई है 10, एडजॉइंट A आपका कितना आया है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, राइट। अब ये रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। एक्स इज इक्वल क्या होता है, आते हैं अगले स्टेप पे सोल्यूशन पे। सोल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू, एक्स इज इक्वल क्या होता है A इनवर्स B, ठीक है। अब A इनवर्स B, A इनवर्स क्या आया है 1/10, ये आया है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, B गिवन है पहले से, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स 4 0 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 रहने दे रहे हैं, तो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है आपका 3/1, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3/1 रो बाई कॉलम, ठीक है। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 4 जा 16 + 0 + 2 2 जा 4, तो 16 + 4 कितना है आपका 20, ठीक है।
अगला देखिए -20 + 10 तो -10, नेक्स्ट आएगा आपका 2 -10 सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 6 10 आएगा। ठीक है, अब चलिए x के नीचे क्या लिखेंगे, x y z। ठीक है, यहाँ पे 1/10 को अंदर ले जाइए, ए इनवर्स भी जो आपने 1/10 को अंदर जाएंगे क्या आएगा 2 - 1 1। अब क्या लिखेंगे, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 के देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, ऑर्डर दोनों क्या है सेम, तो करस्पॉन्डिंग ये भी क्या ऑर्डर 3/1, ये भी क्या है 3/1, तो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू कितनी आएगी 1। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। ठीक है, अब बाद में रख के चेक कर लीजिएगा x की वैल्यू कितनी आई है 2, राइट, y की वैल्यू कितनी आई है 1 और z की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1। ये देखिए, ओहो y की वैल्यू -1 आएगी बेटा, -10/10 -1, राइट, मैंने गलत बोल दिया -1। ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी -1, तो बिना चेक करते तो गड़बड़ हो जाता। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, तो +1 कितना आया 4, सही है। x की वैल्यू 2 तो 4, y की वैल्यू -1 तो -1 और z की वैल्यू कितनी आई है 1 तो -3, तो 4 - 4 क्या है 0। तो वह सॉल्यूशन की बात हुआ। तो आज आपको इतने टॉपिक पढ़ाए गए, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं अगले वीडियो में।